वेलकम 16 नंबर के इस क्वेश्चन में। यूनिट 1 से 16 नंबर के मुख्यतः 3 क्वेश्चन हैं, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल। 2 हमने पढ़ लिए हैं, ये है तीसरा कर्ल। कर्ल का क्वेश्चन आया भी है, तो यहाँ ध्यान से इसे देखेंगे। किसी सदिश ए का कर्ल उस सदिश के प्रति एकांक क्षेत्रफल के रेखीय समाकलन के अधिकतम मान के बराबर होता है। इसको एक सांस में बोलना है, तो ऐसा याद होगा कि इससे सिंपल परिभाषा आपको नहीं मिलने वाली है। देखिए, किसी सदिश ए वेक्टर का कर्ल क्या लिखा है, ये सदिश दिख रहा है, ये इसका कर्ल हो रहा है ना। तो किसी सदिश ए वेक्टर का कर्ल उस सदिश के प्रति एकांक क्षेत्रफल, देखो ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है मुख्य। उसमें अगर हम ये मतलब ये फ्लक्स है और इस पर क्षेत्रफल का भाग देंगे तो एक छोटा हिस्सा आ जाता है हमारे पास। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के अधिकतम मान, यहाँ लिखा है ना अधिकतम मान के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। रेखीय समाकलन के जो हाईएस्ट वैल्यू उसके बराबर होता है। तो इसे पढ़ लीजिए एक बार। किसी सदिश ए वेक्टर का कर्ल उस सदिश के यानी ए के प्रति एकांक क्षेत्रफल के जो रेखीय समाकलन के, ये जो हम इसका समाकलन करेंगे, रेखीय समाकलन करेंगे, किसका, प्रति एकांक क्षेत्रफल का जब हम रेखीय समाकलन करेंगे तो रेखीय समाकलन के अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू के क्या होता है, बराबर होता है। अब आगे ध्यान दें, आई होप इस समझ में आ गया होगा। फिर भी इसमें कुछ टर्म्स अगर रहती है, आई होप फर्स्ट लाइन तो आ गई होगी, है ना। अब प्रति एकांक क्षेत्रफल से मतलब होता है कि इतना क्षेत्रफल है, तो खाली हम बात कर रहे हैं खाली इतने से टुकड़े की, खाली इतने से टुकड़े की, है ना। तो इसका अधिकतम जो मान है उसके बराबर होने वाला है। एन कैप लगाना नहीं भूलना। फिर इसमें छोटी सी जानकारी दे देंगे कि जो एन कैप है क्षेत्रफल के लंबवत एकांक सदिश है जो कर्ल ए की दिशा बताता है। आपने कल के बारे में पढ़ा होगा कि ये घुमावदार होता है, ऐसा कुछ। अब ये मेरी बात सुने, एक छोटी सी बात जानकर रखना कि अगर एक वेक्टर ऐसा है, देखिए अगर एक वेक्टर इस तरह से और एक वेक्टर जा रहा है इस तरह से, तो ये दोनों कहाँ पर है, ये एक्स तल बोल सकते हैं, वाई तल में। मतलब ये पूरी तरह से देखा जाए तो अगर मैं इसे ध्यान से समझाऊं तो ये एक पेपर की तरह है या नहीं। इसे एक पेपर की तरह मान सकते हैं। मतलब ये कहाँ बन रहा है, एक पेपर में बन रहा है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट मतलब परिणामी सदिश, वो या तो इधर होगा और या तो नीचे की ओर होगा, लेकिन होगा कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी लंबवत होगा, है ना। तो यहाँ देख लीजिए इस बात को कि एन कैप क्षेत्रफल के लंबवत, ये लंबवत बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल से मतलब ये जो क्षेत्रफल है और इस तरह से बन रहा है और यहाँ पर ये पूरा ही वेक्टर है, मान लीजिए पूरा वेक्टर पेज है, तो इसका दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर, और ज़्यादा अगर दूसरा कोई कंडीशन हो तो नीचे की ओर, मतलब बनेगी 90 डिग्री पे। तो क्षेत्र के लंबवत एकांक सदिश है जो कर्ल ए की क्या बताता है, दिशा बताता है। और इसका ज्ञात करने के लिए क्या लिखा है, जिसे दक्षिणार्थी पेच नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात नहीं करना है, बस लिख देना है कि दक्षिणार्थी पेच नियम से ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहे तो दक्षिणार्थी पेच नियम की जगह लिख सकते हैं, जिसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल से भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। देखिए, अब ये हो गया हमारा कथन। अब हम बात करते हैं इसे सिद्ध करने की। यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, देखिए पिछले वीडियो मैंने कहा होगा और ये हमें स्टोक्स थ्योरम में काम आया था। तो क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी ग्रीन थ्योरम में काम आया था ये। तो कर्ल ए को क्या किसके बराबर ले आना है हमें, कर्ल ए को हमें बराबर बताना है डेल ऑपरेटर और ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा के बराबर बताना है। अब ध्यान दीजिए, माना किसी सदिश क्षेत्र में कोई सदिश राशि, अब क्षेत्र भी क्या है, वेक्टर वाला है, सदिश है, कोई राशि भी क्या है, सदिश है, कि किसी बिंदु, यह बार बार हम समझ चुके हैं,
है ना। तो ये क्षेत्र कौन सा है, सदिश है, राशि भी कौन सी है, सदिश है। तो उस राशि उस पूरे सदिश क्षेत्र में कोई उसी राशि का कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड है। तो यहाँ क्या लिखा है, किसी बिंदु एक्स वाई जेड के सतत फलन के रूप में क्या कर रखा है, व्यक्त कर रखा है। किसे, किसी सदिश क्षेत्र को। फिर से पढ़ लेंगे, किसी सदिश क्षेत्र में कोई बिंदु किसी सदिश क्षेत्र में कोई सदिश राशि ए वेक्टर क्षेत्र के किसी बिंदु के सतत फलन के रूप में अगर व्यक्त है, तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो सदिश राशि है, ये जो सदिश क्षेत्र में है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर की कोई अगर एक्स वाई जे लिखा है मतलब कोई बिंदु की बात कर रहे हैं, ये उसका एड्रेस आ गया ना, तो हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये फिर से वाली बात हो गई कि माना कि सदिश क्षेत्र में कोई सदिश राशि ए वेक्टर क्षेत्र के किसी बिंदु एक्स वाई जे के सतत फलन के रूप में व्यक्त है, अर्थात ये तब क्या कि इस सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु P, ये जब हमने कौन सी थ्योरम की थी, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस जब पढ़ा था, तो उसमें हमने इस चीज़ को थोड़ा रिपीट किया था। तब हमने बिंदु P माना था, पूरा समझा था ना, तो वही यहाँ पर है। तो इस सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु P जो चारों ओर से एक्स वाई तल में मतलब अगर ये 3D तल बना हुआ है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल ये इधर की, मतलब ये खाली ज़मीन पे, ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं है। कहाँ पर है, खाली ये ज़मीन पर है, मतलब इतने क्षेत्र में है, ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ रहा है, नीचे ही है। तो एक्स वाई तल में अत्यंत सूक्ष्म आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार मतलब ये ऐसा, ये आयताकार क्षेत्रफल, ठीक है, ये आयताकार क्षेत्रफल अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल से इस प्रकार है कि इसकी भुजाओं की लंबाइयाँ, देखो मैं इसका इमेज बता देता हूँ, ये नहीं, इस इमेज पे भी ध्यान मत देना। देखो मान लेते हैं कि ये बना हुआ है और यहाँ पर कोई सरफेस है, ठीक है, तो ये x है, इसे y मान लेते हैं, इसे z मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है, देखो कि ये इस प्रकार है कि इसकी भुजाओं की लंबाई, वही सीधी सी बात है, एक आयत की दो भुजाएं होती है, ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो इसकी लंबाइयाँ x और y अक्ष के क्या है, अनुदिश कितनी है, dx और dy है। किस प्रकार से, इधर देखिए, ये x अक्ष के अनुदिश इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, dx, ये y अक्ष है, तो इसकी भुजा की लंबाई ये और ये बराबर होगी, तो ये कितनी हो गई, dy हो गई। इस डायग्राम को इसमें भी देखो, हमने 2D बोला ना, तो जहाँ z को हमने लिया नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, तो ये x, तो ये क्या है x और ये क्या है y। तो x अक्ष के अनुदिश कितनी है, dx, y अक्ष के अनुदिश कितनी है, dy, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या लिखा कि सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु P के चारों ओर, अब यहाँ देख लीजिए, ये रहा बिंदु P और इसके चारों अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल, वो छोटा क्षेत्रफल है ये जो बड़ा दिखा रखा है हमने, अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र, एक अत्यंत सूक्ष्म आयताकार क्षेत्रफल की आकृति क्या है, आयताकार है। तो माना एक्स वाई तल में, ये एक्स वाई तल है, तो माना एक्स वाई तल में किसी बिंदु P जिसकी दिशांक क्या है, एक्स वाई जेड है, के चारों ओर अत्यंत सूक्ष्म आयताकार क्षेत्रफल है, ठीक है, P से घिरा हुआ है, और इस अत्यंत सूक्ष्म आयताकार क्षेत्रफल की भुजाएं जो क्या है, इसकी इस अत्यंत सूक्ष्म आयताकार क्षेत्रफल की भुजाएं, यानी ये भुजा और ये भुजा, अत्यंत सूक्ष्म आयताकार क्षेत्रफल की भुजाएं x और y अक्ष के अनुदिश क्रमशः dx और dy है, ठीक है, मतलब भुजा की लंबाई और चौड़ाई, ये dx है तो ये भी dx होगी, ये dy है तो ये भी dy होगी, और बीच का सेंटर पॉइंट कौन है, P है। अब आगे बढ़ें, क्या लिखा है, माना P आयताकार क्षेत्रफल के ठीक मध्य में स्थित है, जो हमने पहले ही ये बात कर ली है, ठीक है। अब यहाँ देखें, माना बिंदु P सदिश ए वेक्टर
के एक्स वाई जे अक्ष के अनुदिश क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, माना बिंदु P ए वेक्टर के एक्स वाई जे अक्ष के अनुदिश घटक क्रमशः क्या क्या है। ये लाइन हमने पहले भी लिखी है जब हमने सदिश वाला किया था सवाल। तो ये जो पूरा ए सदिश क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा ए सदिश क्षेत्र है, उसके घटक होंगे, इधर भी होंगे, ऊपर एक्स में भी होंगे, जेड में भी होंगे। तो अभी उसके तीनों घटक क्या हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड है, ठीक है। तो यहाँ इसके हमने क्या लिख दिए, तीनों घटक लिख दिए। अब आगे ध्यान दें, तो घटकों को लिखना हमें पहले से ही आता है, जिसे हमने समीकरण 2 नाम दिया है। समीकरण 2 ही है तो एक क्या है भैया, समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 हमें इसे नाम देना है, ये शायद तक, बाकी हम इसे कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही माना कि एक्स, ए वाई, ए जेड के मान तीनों भुजाओं की दिशाओं में बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया लाइन है, सुने समझे इसे, कि मान लेते हैं कि जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है वैसे ही इसमें जो ए एक्स है, देखिए यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, पी वेक्टर तो ये रहा आपके सामने, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ए वेक्टर की। ए वेक्टर का मतलब है सदिश क्षेत्र, और ये क्षेत्र जो है कहाँ पर है, मैंने कहा कि ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है ये पूरे सदिश क्षेत्र के अंदर, मतलब पूरा पेज पे जितनी जगह आपको दिख रही है पूरी क्या है, सदिश क्षेत्र है। तो ये सदिश क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ेगा तो तीनों डायमेंशंस होती हैं, 3 विमाएँ होती हैं, एक्स की तरफ बढ़ेगा, वाई की तरफ बढ़ेगा, जेड की तरफ बढ़ेगा। तो तीनों विमाओं में लगातार क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है, साथ ही माना कि ए एक्स, ए वाई, ए जेड के मान तीनों अक्षों की दिशाओं में बढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, केवल किसी एक अक्ष जैसे कि x के मतलब किसी भी एक दिशा में हम क्या करेंगे, इसकी जो स्पीड बढ़ने की उसका फॉर्मूला, उसके मान हम निकाल लेंगे, और उसको देखते हुए हम बाकी y और z भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर x अक्ष के साथ ए वाई के मान में परिवर्तन की दर। अब यहाँ ए वाई देखिए, एक्स अक्ष क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स के साथ, एक्स मतलब ये एक्स अक्ष के साथ क्या लिखा है, एक्स अक्ष के साथ ए वाई के मान में परिवर्तन की दर। एक्स अक्ष के साथ क्यों, क्योंकि ये जो अक्ष है ये इससे दूर जाएगा ना, ये पूरा बॉक्स मतलब ये इस साइड में फैलेगा और इधर फैलेगा, तो किससे दूर जा रहा है, ये इस वाई अक्ष से। तो इसलिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, ए वाई लिखा हुआ है। यहाँ देखें, तो एक्स अक्ष के साथ ए वाई के मान में परिवर्तन की दर क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट, ये डेल ए वाई बटे में डेल एक्स, यानी किसका मतलब क्या हुआ, ए वाई बढ़ रहा है एक्स अक्ष के साथ में। एक्स क्या लिखा है नीचे देखिए आप एक बार, x के साथ ए वाई के मान में परिवर्तन की दर कितनी है, ये, और इसी तरह y के साथ ए एक्स के में परिवर्तन की दर कितनी है, ये दोनों अपोजिट हैं। x के साथ ए वाई के मान में परिवर्तन की दर ये, इसी तरह से y के साथ किसकी, ए एक्स के मान में परिवर्तन की दर क्या है, ऊपर ए एक्स है, बटे में क्या आ जाएगा, डेल वाई आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम रेखीय समाकलन का मान, ध्यान से देखें, हम रेखीय समाकलन का मान बंध पथ ए बी सी डी के अनुदिश वामवृत्त दिशा में ज्ञात करते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए आप, ये जो पूरा वक्र है ये बंद है, पूरा क्लोज्ड है। तो ये जो बंद वक्र है यह, हम इसका मान ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, इस दिशा में, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा हो गई ना ये, तो इसे क्या बोलते हैं, वामवृत्त दिशा। तो हम कि नहीं, ये नीचे क्या लिखा है कि हम रेखीय समाकलन का मान, रेखीय समाकलन मतलब यहाँ देखो, ये इसका मतलब भी लिखा हुआ है, रेखीय समाकलन मतलब रेखीय समाकलन मान ए बी सी डी के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसकी दिशा में, बताया ना कैसे, इस प्रकार से वामवृत्त दिशा में क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं किसका मान, रेखीय समाकलन का मान। अब आगे देख लीजिए, तो जो टोटल रेखीय समाकलन होगा इसका जो टोटल
रेखीय समाकलन होगा अगर हम इस लाइन का समाकलन निकालें फिर इसका निकाल, देखो रेखीय बोल रहा हूँ, रेखीय मतलब रेखा का, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि टोटल निकाल दें। हम क्या कर रहे हैं, रेखीय समाकलन निकाल रहे हैं, तो टुकड़ों टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। तो रेखीय समाकलन इस लाइन का निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबको जोड़ देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, ए बी सी डी और ए का, हमें चारों का रेखीय समाकलन मिल जाएगा, इस पूरी आकृति का रेखीय समाकलन मिल जाएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए ए बी सी डी ए का रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा, इन चारों भुजाओं के रेखीय समाकलन। किन चारों भुजाओं के, ए बी, बी सी डी डी ए। यहाँ पर क्या लिखा है, बिल्कुल सेम जो यहाँ लिखा है, ये बार हम पढ़ चुके हैं, ए डॉट डी एल रेखीय समाकलन लिख रहे हैं ना। रेखीय समाकलन में क्या बताया था मैंने, रेखीय हो तो क्या आएगा, डी एल आएगा या डी आर आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम एल ले रहे हैं क्योंकि लेंथ, अंडरस्टैंड। तो ए वेक्टर और डी एल वेक्टर जो है वो इन चारों लाइनों के समाकलनों के जोड़ के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए से बी, बी से सी, सी से डी लिखा हुआ है, फिर यहाँ डी एल डी बिल्कुल सेम, बस खाली ये क्या है, इन लाइनों के परितः बता रखा है। अब इन चारों को जोड़ते हुए हमने बता दिया है। अब आप ध्यान कहाँ देंगे कि बिंदु P से रेखा AB की लंबवत दूरी कितनी है, dy की आधी, मतलब dy/2 है। एक बार इसको समझ लेते हैं। कहाँ पर बिंदु P से रेखा AB की दूरी, रेखा AB का बन रही है, ये रही रेखा AB। बिंदु P कहाँ है, ये रहा, ये बिंदु P है। अब देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लिखी है यहाँ पर, dy, तो ये दूरी भी कितनी है, dy। अब P तो बीच में है, तो इस लाइन को काट रहा है, तो ये दूरी कितनी हो गई, dy की आधी हो गई ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, dy/2 लिखेंगे। तो इस बिंदु की इस लाइन से दूरी कितनी है, dy की आधी, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो क्या लिखा है यहाँ पर कि बिंदु P से AB की लंबवत दूरी dy/2 है, अतः इस रेखा AB के प्रत्येक बिंदु पर सदिश x का घटक। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर x का घटक निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, ax, इसमें से माइनस करेंगे हम इनको, ठीक है, क्योंकि लाइनें उससे दूर जा रही हैं। तो इसको जैसे तैसे आप इसको रट के सही पर याद करें, ax पर, ये बहुत सिंपल है। अगर आपने इतना सा समझ लिया तो फिर आगे अपने आप ही सवाल बनते जाएंगे। तो ax माइनस डेल ax, ये पहले साल में समझाते इसे दर कहते हैं, है ना। अगर उस साल पहले उस वीडियो को देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। ये दर है और ये क्या है, अभी जो वर्तमान दूरी है कितनी है, dy/2 है। लेकिन हमने यह कहा था कि x, ay, az तीनों तरफ हमेशा बढ़ रहे हैं, लगातार दूर बढ़ रहे हैं। तो dy/2 जो दूरी है, अभी इतनी दूरी है, थोड़ी देर बाद ये दूरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी देर बाद और ज़्यादा हो जाएगी। तो दूरी बढ़ रही है, तो किस दर से, किस रेट से बढ़ रही है, वो रेट कितनी है, ये रही, ठीक है। तो अब आगे समझें आप। अतः तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर AB मतलब समझ में आया, ये जो पूरा बॉक्स था उसमें यहाँ से यहाँ तक क्या है, AB है, और ये x लाइन की दिशा में है ना, तो x के अनुदिश AB लाइन, कौन सी लाइन, AB, तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं। तो ये x की बात, ये x वाला पद है, x वाला घटक है, तो AB लाइन भी x वाला घटक ही है। मैंने अभी बताया आपको, ये वाली ये भुजा किससे संबंधित है, x अक्ष से, तो ये भी x का घटक है। तो जब हम इसमें x के घटक को लिखेंगे, एक ही जगह क्या लिखना है, हमें ये पूरा लिखना है, तो हमने लिख दिया। और बाकी dl वेक्टर, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, आई कैप, और क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर को बताने का तरीका क्या होता है, उसका परिमाण और दिशा। तो यहाँ ये क्या हो गया, परिमाण हो गया, और ये आई कैप क्या हो गई, उसकी दिशा हो गई। तो उसी तरह से अब ये dl भी वेक्टर है, तो dl वेक्टर कैसे लिखना है, dx आई कैप, ये क्या हो गया इसकी दिशा, और ये क्या हो गया इसका परिमाण। अब i का i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा dx के साथ, तो ये समीकरण 4 आ गई।
अब देखो बार बार सबको नहीं करना, इसी प्रकार लिख देते हैं हम तो इसे यहाँ पर इसी प्रकार क्या करेंगे, बी से लेके सी का निकाल लेंगे। तो बी से लेके सी कौन है, ए वाई आएगा। बी सी कैसे बनता है, ऐसे, और ये वाई अक्ष के अनुदिश है ना। तो अब यहाँ देखें इसी प्रकार से क्या होगा, जैसे हम यहाँ डी एक्स है यहाँ डी वाई आ जाएगा, यहाँ डी वाई बाई टू है यहाँ डी एक्स बाई टू आ जाएगा। यहाँ डी एक्स ऊपर है, डी वाई डेल वाई नीचे, यहाँ डेल वाई एक्स नीचे आ जाएगा, डेल ए वाई ऊपर आ जाएगा। यहाँ ए एक्स था, यहाँ ए वाई आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। अब आगे इसके बाद हमें क्या करना है कि डी सी से डी निकालना है। अभी थोड़ा माइनस लग जाएगा यहाँ पर, क्या करना है आपको, सेम टू सेम यही उतार के लिखना है और यहाँ पर ये उतार के लिखना है, लेकिन माइनस लगाना है। माइनस क्यों लगाना है, देखो ये भुजा इधर है तो ये इसकी किधर अपोजिट साइड है इसलिए माइनस है, ये इधर भुजा है तो ये इसकी अपोजिट साइड नेगेटिव साइड, इसलिए क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। बाकी क्या करना है आपको, यही रिपीट करने हैं और समीकरण नाम देने हैं, फिर समीकरण से हम सबको जोड़ देंगे। तो आपको फाइनल आंसर याद कर लेना है, क्या बचेगा, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, और लास्ट में क्या बचेगा, डी एक्स डी वाई। अरे सबको जोड़ देंगे समीकरण, यहाँ देखो इस वाली में हमने समीकरण लिखी थी ना, तो इन सब के मान ये हमने निकाले यहाँ पर। जब इन सब के मान को इसमें रखेंगे तो ये तो ठीक है, बराबर इधर दिख ही रहा है, और बाकी इधर क्या बचेगा, RHS में जो बचेगा उसका डायरेक्ट रिजल्ट आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको समझने का कोशिश भी करें तो देखो इस ए एक्स से ये ए एक्स कट जाएगा, इस ए वाई से ये ए वाई कट जाएगा, ठीक है, और डी एक्स इसमें भी है, डी एक्स इसमें भी है, डी वाई इसमें भी है, डी वाई इसमें, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो बाहर ऐसे लिख देंगे, और अंदर क्या होगा कि इसमें डी वाई है, इसमें डी वाई आधा है, इसमें भी डी वाई आधा है, ये प्लस का है, ये भी, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो होगा ये, यहाँ पर भी प्लस लगा रहा है ना, हाँ रुको देखिए, ये डी वाई तो माइनस का है, ये पूरा इतना टर्म देखो, ये किसका है, माइनस का है, ये भी अंदर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, और डी वाई बाई टू एक डी वाई हो जाएगा, तो ये डी वाई भी कहाँ आ जाएगा, इसमें कॉमन ले लिया जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, खाली ये बचेगा। तो इस प्रकार से सॉल्व हो रहा है, इसलिए अच्छा है आपको इसको याद कर लेना चाहिए। अब आयत ए बी सी डी एक आयत ही है, का क्षेत्रफल क्या होता है, भाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई डी एक्स है, चौड़ाई डी वाई है, एवं एक्स वाई तल में है, बिल्कुल हमने देखा है, वो जेड में आ ही नहीं रहा है। दक्षिणार्थी पेच नियम से हमें इसकी दिशा किधर निकलेगी, जेड की तरफ। अब इसकी दिशा जेड की तरफ होगी, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर ये कागज़ है और यहाँ वेक्टर बन रहे हैं इस तरह से, तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ जा रही है, यानी जेड में जा रही है, बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, दिशा किधर होगी इसकी, जेड में। वो जो आयत है वो एक्स वाई तल में, वो जेड में नहीं, लेकिन उसकी दिशा किधर जा रही है, जेड तल की ओर जा रही है। अब तो कर्ल की परिभाषा से कर्ल का जेड घटक निकालना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि कर्ल की दिशा ही उधर है, तो कर्ल का जेड घटक कैसे निकाल सकते हैं, कर्ल का जेड घटक निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जो आयतन है, जो क्षेत्रफल है, उसका रेखीय समाकलन जो हमने लिख दिया है यहाँ पर, बटे आयतन या क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल ले रखा है इसलिए क्षेत्रफल लिखा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमने ऊपर आया है यहाँ पर, ये क्या हमारा रेखीय समाकलन है, तो रेखीय समाकलन लिखा, बटे में क्या है, क्षेत्रफल, जैसे हमने शुरुआत की थी तभी लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, रेखीय समाकलन के अधिकतम मान, सूत्र में देख लीजिए आप, ये बटे में क्षेत्रफल दे रखा भाग, और यहाँ क्या लेगा, रेखीय समाकलन है, तो सेम टू सेम यही बात वही हो रही है
कि यहाँ पर भी देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। यहाँ पर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेखीय समाकलन, और बटे में क्या है, क्षेत्रफल है। अब सीधी सी बात है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये बचेगा, समीकरण 8 नाम देंगे। इसी प्रकार से लिख के हम कर्ल x और कर्ल y निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना इस बात को, ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ। जब हम कर्ल z निकाल रहे हैं तो क्या यहाँ पर z है, नहीं। सबसे पहले तो जो जिसका निकाल रहे हैं उसको लिखना नहीं है। अब x y और z हम तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, देखो यह उल्टा है, y के बाद x है। देखो पहले y है फिर क्या है, x है, मतलब उल्टा चल रहा है। तो देखो इस तरह चल रहा है, मतलब z y x है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम समझने के लिए। तो और बटे में क्या करना है, उसका उल्टा लगाना है। ए वाई लिया है तो बटे में डेल एक्स, ए एक्स लिया तो बटे में डेल वाई। अब यहाँ देखो एक्स, तो एक्स के पहले कौन आएगा, ऐसे याद करो, एक्स वाई जेड, तो साइकिल ऐसे चलती है। तो इसके पहले कौन आ रहा है, जेड के पहले एक्स आ रहा है। तो यहाँ देखो एक्स ले रखा है, तो एक्स के पहले कौन आ रहा है, जेड आ रहा है। तो यहाँ डेल जेड लिया तो डेल जेड के बटे में कौन आएगा, डेल वाई। देखो एक्स नहीं आने वाला क्योंकि एक्स बाहर आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पर y यहाँ ले लिया तो अंदर का ही y नहीं आएगा, और y के पहले कौन आता है, y के पहले x आता है। तो यहाँ x पहले लिया और बटे में x, y तो ले नहीं सकते तो बचा कौन, डेल z। तो इस तरह से इसको सबको लिखना है, इनको याद नहीं करना, बस एक ट्रिक लगा के समझ के इनको लर्न कर लेना है। अब समीकरण ये तीनों, कौन से तीनों समीकरण, ये तीनों समीकरण जो हैं, और एक ये, मतलब कर्ल के तीनों मान। अब आपको याद होगा कि हम अगर ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप और ए जेड के केप लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से मतलब क्या कर सकते हैं, इस ए वेक्टर को हम घटकों में तोड़ेंगे। तो वैसे ही अगर कर्ल है, कर्ल भी एक सदिश है, तो कर्ल को भी हम तोड़ सकते हैं ना। ये देखो कर्ल ए वेक्टर कैसे तोड़ा, कर्ल का एक्स घटक, कर्ल का वाई घटक, कर्ल का जेड घटक, और ये आई केप जे केप के केप। अब कर्ल ए के मान हमने ऊपर निकाली, वो हमने यहाँ लिख दिया। कर्ल ए वाई का मान भी हमने निकाला है, और कर्ल ए जेड का मान भी हमने निकाला है। अब यहाँ पर ये कैसा आ गया, ध्यान से समझना। आपकी बुक में इसका उल्टा दे रखा, मतलब बुक में क्या कर रखा है, पहले उसने ये माना फिर ये माना, फिर मतलब उल्टा चल रहा है ऐसा। तो ये तरीका थोड़ा अलग है। असल में यहाँ पर क्या है, देख लीजिए कि इसमें अगर आप इस मैट्रिक्स को सोल्व करें, सारणी को सोल्व करें, इस पर सोल्व करते हैं ना आप, तो अगर आप इसे सोल्व करें तो क्या होगा कि ऊपर वाली वैल्यू आएगी, तो इसका उल्टा इधर लिखा हुआ है। और इसका एक सिंपल तरीका यही है याद करने का कि आई जे के लिखते हैं तो लिख दिया हमने। फिर क्या होता है, यहाँ पर गुणांक कौन कौन है, डेल अपॉन डेल वाई, देखो डेल अपॉन डेल वाई है, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल जेड। इसके अलावा कोई है क्या, नहीं। तो वो सेकेंड लाइन में वो आ जाएंगे। और ए वाई, ए जेड और ए एक्स के अलावा कोई तीसरा है क्या, नहीं। तो तीनों ये आ जाएंगे, बात समझ में आई। तो अब ये जो हो गया है डेल ऑपरेटर इनटू ए वेक्टर। देखो अगर हम समझ गए हैं कि इसके अंदर कौन छुपा हुआ है, ये जो डेल, ये जो भी लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है, पता है आपको। इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर होता है। तो यहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है, और ये जो लिखा हुआ है हमने पढ़ा है सदिश गुणा में कि सदिश गुणा कैसे करते हैं। आप रिपीट करेंगे, सदिश गुणा में तो हमने पढ़ा है कि सदिश गुणा को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस तरह से मैट्रिक्स बनाकर। तो हम इसका उल्टा कर रहे हैं, अगर मैट्रिक्स बना हुआ तो सदिश गुणा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाया है। तो इस प्रकार से फाइनली जो यहाँ लिखा हुआ है ये कर्ल है, आखिर किसके बराबर आ गया, इसके, डेल ऑपरेटर इनटू ए वेक्टर, यानी कि इसके बराबर। तो ये हमारा फाइनली यूनिट 1 कंप्लीट होती है। यहाँ से सारे सवाल होते हैं यूनिट 1 के, और ये है जो है सॉल्व होती है। अगर गॉस वाला सवाल में डाउट हो तो बोल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।